अवधेश जी, सरकार के लिए यह भी कोई गोल्ड स्टार नहीं है, म्यूट तो नहीं हो गया अवधेश जी, लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल है अवधेश कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, कि आखिरकार कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? हु इज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? अवधेश कुमार जी, मेरे को ग्राफिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय बाद आपके साथ बैठना हो रहा है और आनंद का अनुभव कर रहा हूं। देखिए, इस समय जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसके आलोक में देखें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अब किस प्रकार के उपराष्ट्रपति का कैसा व्यक्तित्व के रूप में तलाश हो रही होगी। तो उसमें बहुत साफ दिखाई देता है कि एक ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चाहिए जो विकट परिस्थिति में भी संतुलन बनाए रखते हुए जो सभापति की भूमिका होती है, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को समायोजित करने का और विपक्ष के साथ उस ढंग से रुथलेसली बिहेव नहीं करने का। आज विपक्ष भले सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन 12 दिसंबर 2024 को जब अविश्वास प्रस्ताव इसी विपक्ष ने लाया था और जो जयराम रमेश जी का पूरा एक्स पर पोस्ट देख लीजिए, अगर पूरे 1.5 साल का 2 साल का कांग्रेस का देख लीजिए तो क्या क्या लिख रहे थे। भारत के इतिहास में किसी भी सभापति के लिए इतने निंदाजनक शब्दों के प्रयोग नहीं हुए थे जितने विपक्ष ने किया था। अचानक पलटा है। तो इसलिए सरकार की जो समस्या थी कि सरकार का मानना था कि हम अगर देश को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो उस महाशक्ति में हमारा लोकतंत्र भी आदर्श दिखे, उपराष्ट्रपति संभाले, राजनीतिक लड़ाई हमारी लड़ाई है, एक ही घटना नहीं थी। तो आगे आने वाला जो उपराष्ट्रपति हो वो उस सीमा और मर्यादा में रहे। साथ ही साथ जो अभी तक के सभापतियों ने उपराष्ट्रपति रहते हुए भी जो संसद चलाने के लिए एक समायोजन की परंपरा कायम की थी, वो समायोजन रहे। उसके आधार पर अगर आप देखेंगे, और चूंकि तीसरी एक बड़ी चीज होती है कि जिस ढंग से आक्रामक एक पक्षीय विपक्ष है उसको संभालने वाला भी अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं अभी कोई नाम नहीं दे सकता हूं, कुछ नाम चल रहे हैं, हम लोगों के सामने भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के शासक के काल में कोई नाम देना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन कम से कम जो दो BFF हो उसका नाम ले लीजिए, उसका कभी होगा नहीं। ये एक टैक्टिक है। जैसे अभी अगर गौरव भाटिया होते तो मैं उनसे कहता कि अनुराग भदौरिया का नाम ले लो, गौरव भाटिया अनुराग भदौरिया के BFF है, अनुराग भदौरिया गौरव भाटिया के BFF है, जो जिसका नाम ले ले सरकार में उसके जय जय राम, उसका कभी कुछ होना नहीं। अवधेश जी, तो जो आपसे सबसे प्रिय नेता हो, जिसने आपको कभी इंटरव्यू ना दिया हो, जिसने कभी मिलने का समय ना दिया हो, उसका नाम ले लीजिए, 3 बार चला देता हूं, होगा नहीं। ये ऐसा गारंटी टाइप हो गया है। अवधेश जी प्लीज कंप्लीट, और फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूं। देखिए, जो नाम चल रहे हैं उसमें जैसे नीतीश कुमार पर तो चर्चा करने का एनडीए उनके चुनाव, रामनाथ ठाकुर पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से जिस पर कि पूरी तरह विश्वास और जिसकी साख हो वो लाने की कोशिश करेगी, या जो पहले से आकर के कुछ इस ढंग से स्थापित होकर काम कर रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता थोड़ी भी संदिग्ध नहीं हो, ऐसे लोगों को ऐसे को लाने की कोशिश कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इसमें मूल बात है ऐश्वर्या जी, जो लास्ट बात मैं कर रहा हूं कि दुनिया के इतिहास में इतने बड़े पद से बीच का त्याग पत्र इतने शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी इतिहास में उदाहरण नहीं मिलेगा कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटा गया है। विपक्ष चाहे जितना भी कहे, न सत्ता पक्ष की ओर से कोई उस प्रकार से आक्रामक बयान है, न अभी तक जगदीप धनखड़ साहब के पास है। एक सीखने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, अभी मैं आपको एक बात मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। आनंद दादा, अनुराग जी आ रहा हूं, आनंद दादा के पास, आपके पास आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। आनंद दादा, सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ एक बात की तो चिंता है, बोले या ना बोले, कि जगदीप धनखड़ जी कहीं किसी पॉडकास्टर को इंटरव्यू ना दे दें, जगदीप धनखड़ जी कहीं एक पॉडकास्ट ना कर दे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है एंड इट्स अ जेन्युइन बात। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति के पास बहुत जानकारी होती है। पंकज जी की अचानक बातें खुल जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये जेन्युइन कंसर्न है, इट इज अ जेन्युइन कंसर्न। कोई माने ना माने, पंकज जी इज वेरी हैप्पी। पंकज जी कह रहे अभी हो जाए, बस हो जाए, फिर तो हो गया काम। लेकिन आनंद दादा, ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसको अगर बीजेपी, ऐसा नहीं है कि धनखड़ जी के कांग्रेस में कनेक्शन नहीं थे, धनखड़ जी पहले तो कांग्रेस में ही थे, उसके बाद बीजेपी में आए, लेकिन कुछ तो ट्रस्ट होगा कि उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया और फिर पश्चिम बंगाल के गवर्नर से यहां लाए गए। लेकिन
ये जो सिचुएशन है, हम पत्रकारों को तो अब पता लगा, हम तो बाउंड्री के बाहर हैं, हम तो 13th मैन है ना, वो पानी की बोतल लेके जाने वाले लोग। जो 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 प्लेइंग 11 है और जो ओपनिंग बैट्समैन है, उनको तो पता था ना कि कैसी बॉल आ रही है, कौन सी स्पिन आ रही है, कौन यॉर्कर डाल रहा है, कौन किससे कहां कब कितने बजे मिल रहा है। तो फिर व्हाई वाज़न्ट दिस अवर्टेड? आनंद दादा। देखिए ऐश्वर्य जी, जब आप ये पॉलिटिकल थ्रिलर का किस्सा सुना रहे थे तो मुझे अजय देवगन की फिल्म रेड 2 याद आ रहा था। अभी अभी ये अमीय पटनायक जो इनकम टैक्स का कमिश्नर होता है, और वो फिल्म के शुरुआत में ही वो इतना ईमानदार होता है, लेकिन एक अपने सहयोगी के हाथों 2 करोड़ रुपए रिश्वत की चिट देता है, क्योंकि उसे मैसेज देना था। तो जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला कागज की बात की, तो वो सिमिलैरिटी दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने फर्स्ट रेट पॉलिटिकल स्टोरी की है। ये इस तरह की स्टोरीज बहुत कम दिखाई देती है इन दिनों। तो आपको और आपके चैनल को बधाई। रही बात जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं उसको एवर्ट किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे लोग तब तक झेलते रहते हैं या तब तक उसको समय देते रहते हैं कि शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। जैसा आपने कहा भी कि 2 बार 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, उनको समझाने का प्रयास किया गया, उनको लगता था कि इस क्राइसिस को अवॉइड कर दिया जाए, क्यों उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाए। अब तो स्पष्ट है आपकी इस स्टोरी के बाद कि उनसे इस्तीफा लिया ही गया, मतलब ऐसी स्थिति बना दी गई कि उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है कि अभी जो जगदीप धनखड़ जी की स्टोरी है, इसमें और भी बहुत चीजें बाकी है। इसमें अभी मुझे लगता है कि गुड़गांव के कुछ किस्से भी शामिल होंगे, इसमें सागर अपार्टमेंट से जुड़े हुए भी कुछ किस्से आएंगे, इसमें लंदन से जुड़े हुए भी कुछ किस्से आएंगे, अभी आएंगे धीरे धीरे। तो मुझे लगता नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी को इतनी आसानी से किसी पॉडकास्टर को इकोसिस्टम के इंटरव्यू देने के बारे में विचार करना चाहिए। वो कई लोगों को ये उम्मीद है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत आशान्वित हैं कि शायद ये सत्यपाल मलिक पार्ट 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जर्नी भी कमोबेश वैसी ही है। पहले ये जनता दल के सांसद बने थे, उसके बाद कांग्रेस के विधायक बने, कांग्रेस से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो मैं अब भी एक बात देखता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में बाहर के दलों से आए हुए हैं, मतलब जिनका संस्कार भारतीय जनता पार्टी या संघ से संस्कारित नहीं है, उन पर बहुत भरोसा करना कई बार बेहतर नहीं होता है। कई बार अच्छा हो सकता है कि प्रयोग सफल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए नेतृत्व फैसला कर रहा होगा उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन एक एम्बैरेसमेंट नहीं हो गवर्नमेंट को, इसलिए ऐसे पोजीशन पे जमे हुए लोगों को, नियुक्त किए गए लोगों को, चुने गए लोगों को छोड़ दिया जाता है।